गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? चलो उपस्थित हो जाओ। चलो आ जाओ फटाफट। क्या हाल है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास शेड्यूल में पता नहीं क्या लिख रहे हो। ओके, गुड, वेरी गुड। अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, उपस्थित हो जाइए सभी। ठीक है, गुड। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। ठीक है। हम्म। अच्छा, मज़ा आ जाता है मेरी क्लास में। शानदार। ओके, तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हम्म। सर, भाषा थोड़ी सरल लिखा दिया करो प्लीज। नहीं, धीरे धीरे आप मेरी भाषा को लिखना शुरू करिए प्लीज। अच्छा, मुझसे नाराज हो आप? मत नाराज रहो दोस्त। मुझसे अगर नाराज रहोगे तो एक गाना सुना है ना, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, सब अपने घर को जाएंगे। तो मेरी कक्षाएं बंद हो जाएंगी, मैं अपने घर को जाऊंगा, आप अपने घर को जाओगे। जिंदगी भर की ये नाराजगी मुझसे लिए हुए जाओगे तो बताओ कैसे जी पाओगे? कि नहीं? खुशियों भरे खुशनुमा माहौल में एक दूसरे से जुदा होना चाहिए। मजा आ जाता है जिंदगी में यार। हम्म। मैं एक बार बहुत मजे की बात बता दूं आपको, क्लास की शुरू करता हूँ। पता नहीं कौन सा सिनेमा आ रहा होगा, कौन सी मूवी आई रही होगी, मुझे नहीं पता। बट अब लाइनें भी ठीक से याद नहीं। अचानक मैं प्रयागराज पे एक गेस्ट लेक्चर लेने के लिए गया हुआ था। गेस्ट लेक्चर था 3 दिनों का। और उस ह्यूज भीड़, मतलब यूपीएससी के फील्ड्स में 3 से 4 हजार बच्चों की भीड़ उस गेस्ट लेक्चर में। और पहुंचा तो बेसिकली रास्ते में ही जिस गाड़ी से जा रहा था, मतलब होटल से, जो हमारे यान चालक थे, एक गाना चलाया था कि सुबह सवेरे उठ के मैंने मेकअप कर लिया। पता नहीं क्या सॉन्ग था, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। वो ब्रेकअप सॉन्ग मैंने जब सुना तो सच बताए मजा आ गया यार, कि लोग ऐसे भी क्रिएटिव हो सकते हैं। कि यार चीजें हों तो एकदम खुशनुमा माहौल में होनी चाहिए। मस्ती से रहा करो, खूब मस्ती से, नाराज नहीं रहा करो, ठीक है? ओके, चलो आते हैं। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, आज भी दूंगा। थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए सर प्लीज, बढ़ गया है ना? ठीक है, बच्चों के मैसेज थे वॉइस बढ़ाने की, और मैसेज यहाँ से। अच्छा हाँ, अनुष्का शर्मा जी का था वो। अब जीएस का पार्ट मत बनाइए। चलिए इधर से आइए, इधर से आइए, अब यहाँ पढ़िए। ठीक है, यहाँ पढ़िए। लवणता का महत्व तो नहीं बताऊंगा, ऐसे ही आप लोग रहिए, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों की आज पहली कक्षा है। गुड, कोई बात नहीं। ओह, कुछ लोगों का तो बस दिल ही टूट गया ब्रेकअप सॉन्ग से। गुड। अच्छा, आप मुझे छोड़ के जो जाएंगे बड़ा पछताएंगे। अच्छा, गुड। अब आप लोग आज तो बड़े ही शायराना हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं समझ चुका हूँ, अब आपको छेड़ना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में उंगलियां डालना है। ओके, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मस्ती करते हैं, पढ़ने में मस्ती करते हैं, ठीक है? ऐसे ही एकदम खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो। ठीक है। तो यहाँ से आते हैं। कल की कक्षा में हमने कल की कक्षा में हमने जलधाराओं के को प्रभावित करने वाले स्रोतों की चर्चा की थी। स्रोतों की चर्चा की थी। आपका ये गाना मुझे हमेशा याद रहेगा मित्र। ओके।
उन्हीं में से दो कारकों पर केवल चर्चा हुई थी, केवल दो कारक पर, दो कारक पर। अब वो कौन कौन से कारक थे, ध्यान से। फर्स्ट जो कारक था उसमें हम लोगों ने पृथ्वी से संबंधित कारक, पृथ्वी से संबंधित कारकों की बात की थी, संबंधित कारक की बात की थी। और दूसरे नंबर पर हमने वायुमंडलीय कारकों की बात की थी, वायुमंडलीय कारकों पर चर्चा की थी, कारकों पर। ठीक है। आफ्टर दैट आप ध्यान करो, तीसरे नंबर पर मैंने लिखाया था अंतः सागरीय कारक, याद कर पा रहे हो ना? अंतः सागरीय कारक, दिस वन, ये फैक्टर हमने लिखाया था, ये फैक्टर हमने लिखाया था। वर्षण वाष्पीकरण, मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे लिख रहे हैं कि सर एक्चुअली आपने नहीं लिखाया, तो अब उसमें लिखाने के लिए बचा नहीं था इस्माइली सूरज, कुछ बचा नहीं था दोस्तों। मैंने बताया था जहां वर्षा हो, इतना सरल बात तो लिख भी सकते हो दोस्त कि जहां वर्षा होगी स्वच्छ जल की आपूर्ति से जल तल ऊपर उठ जाएगा, जबकि वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में जल तल नीचा रह जाएगा, तो ढाल के अनुरूप जल धाराएं वर्षण वाले क्षेत्रों से वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों की ओर होगी। कितना बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बनाकर दिखाया था। और अब क्या चाहिए दोस्तों, अब क्या चाहिए? ठीक है। अच्छा, मुझे यार समझ में नहीं आ रहा। ओह, आज तो बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा सर आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा दीजिए। अरे दोस्त, मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ही पढ़ाता हूं, और यही 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। और इन 3 टॉपिक में केवल एक बात कहूंगा हमेशा कि जब भी पढ़ाऊंगा भूतो न भविष्यति पढ़ाऊंगा, शानदार आपको पढ़ाऊंगा, जितना आपकी जरूरत है उसके हिसाब से। ठीक है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक है जिस विषय के भी, सभी अपने आप में एक से बढ़कर एक है। सभी बेजोड़ शिक्षकों का चयन किया है आपके अलग सर ने। ध्यान रखना है कि सबका थोड़ा सा तौर तरीका पढ़ाने का भिन्न होता है, सबका तौर तरीका भिन्न होता है। ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, सब समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। और समझ में ही बस नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। अब बाकी मैं तो अपने विषय के बारे में जानता हूँ, अपने विषय के अलावा किसी और विषय के बारे में मैं कैसे चर्चा करूं जब मैं उसका एक्सपर्ट हूं नहीं। पर इतना भरोसा है कि सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आते हैं यहाँ पर, अंतः सागरीय कारकों का मतलब है कि सागरीय क्षेत्र के अपनी प्रभाविता क्या है जिससे जलधाराएं पैदा हो जाती हैं। आज का भी बेसिकली हमारा टॉपिक किससे है? जलधाराओं से ही है। जलधाराएं या सागरीय जलधाराएं, जो टॉपिक चल रहा था वही टॉपिक आज भी है, सेम टू सेम टॉपिक है। प्रभावित करने वाले कारकों में अंतः सागरीय कारक की चर्चा करते हैं, तो यहां पर फिर से एक बार मुझे लिखना होगा अंतः सागरीय कारक, सब मैरीन फैक्टर। ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, ध्यान से एक एक बिंदु बार। सबसे पहला बिंदु है सागरीय तापमान। सागरीय तापमान क्या बिंदु है? सबसे पहला सागरीय तापमान का बिंदु है। अब समझना, यहां पर बिंदु लिखाऊंगा, बस करो दोस्तों अब कमेंट्स। सभी आए यहां पर टॉपिक पर। शुरू का 5-7 मिनट चलेगा, पर अब ज्यादा देर नहीं,
क्लास को नुकसान नहीं करना, ठीक है। सागरीय तापमान से क्या है आप समझना। मान लो एक कोई सागरीय जल क्षेत्र है, एक कोई सागरीय जल क्षेत्र है। दिस वन, मान लीजिए पहले हमने सागर ही बना दिया, एक सागरीय जल क्षेत्र है दिस वन। सामान्य रूप से भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं, सामान्य रूप से भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर किसी एक भाग में जल का तापमान बढ़ाएंगे, बचपन से याद करो उन लाइनों को कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेल की दो पटरियों के बीच एक छोटा सा खाली स्थान छोड़ा जाता है। जवाब में था क्यों, तो क्यों का जवाब दिया जाता था कि गर्मियों के समय पर रेल की पटरियों का तापीय प्रसार होता है। हम लोगों को तो रेल की पटरी उतनी ही लंबी दिखती है, बट वो इतना इतना माइन्यूट प्रसार होता है कि उस प्रसार के सहारे, उस प्रसार से वो जो बीच में खाली स्थान होता है, उस प्रसार से वो खाली स्थान फिल हो जाता है। अदरवाइज अगर वो खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता तो पटरियों की लंबाई बढ़ने से गर्मियों में पटरियां टेढ़ी हो जाती, इसलिए वो छोड़ा जाता था। तो उसी क्रम में समझाया जाता था कि तापमान बढ़ाने से प्रत्येक सुचालक जिसमें तापमान पास हो सकता है, सुचालक पदार्थों का, तत्वों का तापीय प्रसार होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, आयतन में प्रसार होता है। और वह आयतन में प्रसार क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो भी उसके पदार्थ के मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, और उनके दूर जाने की वजह से उनके दूर जाने की वजह से पदार्थ के आयतन में प्रसार हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर जल में होता है कि अगर तापमान बढ़ा तो जल आयतन का प्रसार हो जाता है, कुछ इस तरह से। मैं तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा दिखा रहा हूँ, इतना ऊंचा भी नहीं होता, पर जिससे आपको क्लैरिटी से दिख पाए कि जल आयतन का प्रसार हुआ, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जहां पर तापमान की कमी प्राप्त होगी तो तापमान की कमी से, अरे सिंपल उदाहरण है, अगर अच्छी खासी ठंडी लगी हो तो आप रजाई और कंबल के नीचे भी चौड़े होकर नहीं सोते हैं, दुबक कर सोते हैं पूरी तरह से। एक सरल उदाहरण है। इसी तरह से जब तापमान नीचे गिरता है तो तापमान की कमी से पदार्थों के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्थान था वो घटता जाता है, ये एक दूसरे से कंपैक्ट होते जाते हैं। तो इस कंपैक्टनेस की वजह से यहाँ पर तापीय संकुचन होता है, और तापीय संकुचन से जल आयतन नीचे हो जाता है। और अब देखो कि ढाल किधर से किधर पैदा हुआ। ढाल पैदा होता है उच्च तापीय क्षेत्र से निम्न तापीय क्षेत्र की ओर, इसलिए जलधाराएं भी हमेशा ही हाई टेम्परेचर, इधर HT लिख रहा हूं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर संचरित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो सभी लोग यही लाइन लिखेंगे सागरीय तापमान में, लिखें उष्णकटिबंधीय सागरीय जल के तापमान अधिक होने से तापमान अधिक होने से जल का तापीय आयतन में प्रसार, जल का तापीय आयतन में प्रसार होता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में
सागरीय जल के तापमान की कमी से तापीय संकुचन की स्थिति आती है। फलतः या परिणामतः जल तल का ढाल, परिणामतः या फलतः जल तल का ढाल कहां से कहां की ओर होता है मित्रों? उच्च तापीय सागरीय जल क्षेत्र से निम्न तापीय जल क्षेत्र की ओर हो जाता है। निम्न तापीय जल क्षेत्र की ओर हो जाता है, जिसका अनुसरण धाराएं करती हैं। पहला विषय बिंदु इसका यह हुआ। अब दूसरे विषय बिंदु पर आते हैं। लवणता। यह लवणता का प्रभाव। सैलिनिटी इफेक्ट। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हर बात समझा रहे हैं मित्रों, है ना? बहुत क्रिस्टल क्लियर। अब लवणता के प्रभाव की बात करते हैं। सैलिनिटी पर क्या है? दो बातें। हमने 2 गिलास पानी लिया, एक गिलास में पानी इधर है, दूसरा गिलास में पानी इधर है। अब दूसरा गिलास मेरे हाथ में है नहीं। एक फ्रेश वाटर है और एक सैलाइन वाटर है। एक फ्रेश वाटर है और एक सैलाइन वाटर है। ठीक है, क्लियर है? दोनों के संदर्भ में बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि फ्रेश एंड सैलाइन वाटर में से घनत्व किसका अधिक है, तो आप बोलेंगे सर सैलाइन वाटर का घनत्व अधिक है, लवणीय जल का घनत्व अधिक है। अच्छा, ये बहुत बेसिक सा साइंस है। इतने बेसिक साइंस में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। मतलब ये 5वीं 6वीं 8वीं वाले बच्चे का साइंस है। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट साइंस की बात करता हूं। कई बच्चे इस बात का तमगा लगा देते हैं कि राजेश सर का फिजिक्स बैकग्राउंड है, मास्टर्स का तो अपना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना ज्यादा अप्लाई कर देते हैं। ना केमिस्ट्री अप्लाई कर रहे हैं, ना फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बात ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए कुछ तो साइंस की बात करनी पड़ेगी, और बिना साइंस की बात हो भी नहीं पाती है, क्योंकि लगता तो साइंस ही है यहां पर। भूगोल अगर जीवन है तो साइंस भूगोल की आत्मा है, यह भी ध्यान रखना। साइंस भूगोल की आत्मा है। तो ओके, ध्यान से। तो ये लवणीय जल का घनत्व अधिक है, और घनत्व की अधिकता की वजह से जल धीरे 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 नीचे की ओर बैठता है। एक सरल भाषा में, जिसमें भारीपन होगा वो धीरे 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 किधर की ओर बैठेगा? नीचे की ओर बैठेगा। बल्कि दूसरे तरफ जहां जल स्वच्छ है या सापेक्षिक, स्वच्छ तो सागरीय जल में कहीं नहीं रहता, पर जहां सापेक्षिक रूप से लवणता कम है वहां का जल तल ऊपर हो जाता है। जहां लवणता अधिक होगी जल नीचे बैठने की वजह से, जल के घनत्व की अधिकता से जल नीचे बैठने की वजह से जल नीचे बैठा तो तल नीचे हो गया, और जहां लवणता कम है जल तल ऊपर हो गया। अब यहां भी जल तल में डिफरेंस आ गया। इसके प्रभाव से भी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। कैसे? तो ध्यान से देखना। यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, और यह डायग्राम कुछ ऐसा बना है, ऐसा डायग्राम बना है। अगर लवणता आपको याद है तो माना कि ये इक्वेटोरियल जोन है और ये सब ट्रॉपिकल जोन है, फिर ये पोलर जोन है।
जोन की बात कर रहा हूं, देखो ये सागर का तल कैसा रहता है। ये हम बात कर रहे हैं उपोष्ण कटिबंध की। उपोष्ण कटिबंध मतलब ऐसा मानकर चलो 25 से 35 डिग्री के बीच की पेटी की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं महासागरों की सर्वाधिक लवणता यहीं पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक घनत्व भी, सतही जल का घनत्व भी सर्वाधिक यहीं पर होगा। अब यहां पर देखें घनत्व, डेंसिटी की बात सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम डेंसिटी होती है। दूसरी तरफ इधर हम बात कर दें पोल की, 90 डिग्री की बात कर दें, ये पोल है। और इधर बात कर दें इक्वेटर की, 0 डिग्री की बात करें। 0 डिग्री के आसपास भी सतह की लवणता निम्न है। क्यों? क्योंकि यहां वर्षा की आपूर्ति होती है, वर्षा जल की आपूर्ति होती है। तो पोलर जोन में भी लवणता निम्न है। क्यों? क्योंकि यहां पर बर्फ के पिघलने से फ्रेश वाटर डिस्चार्ज होता है। तो यहां पर वर्षा जल की उपस्थिति से, अब वर्षा जल आपको दिखाना है तो मैं चलो बादल भी दिखा देता हूं, तो आपका और काम हो जाएगा। ये हो गए बादल और यहां पर वर्षा जल की आपूर्ति होती है, इस वजह से हो गया। पर इधर की ओर बर्फ पिघल रही है और बर्फ को पिघलने के लिए तो हम कुछ और नहीं दिखा सकते ना। सपोज कुछ ऐसा दिखा दिया कि ये बर्फ पिघल रही, कुछ और नहीं हो सकता। बर्फ है, हिम है, स्नो है, आइस है, यहां पर आइस मेल्ट होती है, ठीक है ना, आइस मेल्ट होती है। तो आइस मेल्ट होने से फ्रेश वाटर की आपूर्ति हुई तो जलतल ऊपर हो गया। यहां पर वर्षा जल की आपूर्ति हुई तो जलतल ऊपर हो गया। तो जल का ढाल बेसिकली इक्वेटोरियल जोन से भी तथा पोलर जोन से भी किधर की ओर पैदा हो जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन की ओर पैदा हो जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी की ओर पैदा हो जाता है। याद करो लवणता में मैंने लिखा था कि मैक्सिमम लवणता उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां पर जल तल नीचे हो गया, और जब ये जल तल नीचे हो जाता है तो इसी का अनुसरण करती हुई जलधाराएं इक्वाटोरियल जोन से भी धाराएं किधर की ओर आती हैं? सब ट्रॉपिकल जोन की ओर आती हैं। और पोलर जोन से भी धाराएं किधर की ओर आती हैं? सब ट्रॉपिकल जोन से। अभी आज धारा में बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि ध्रुवों से भी धारा ध्रुवों से भी धारा उपोष्ण कटिबंध की ओर आ रही है, तो विषुवत रेखा से भी धारा उपोष्ण कटिबंध की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से धाराओं का प्रभाव लवणता की वजह से यहां पर उत्पन्न होता है। तो लिखो सभी, लिखिए महासागरों की सर्वाधिक लवणता महासागरों की सर्वाधिक लवणता कहां प्राप्त होती है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी में, उपोष्ण उच्च दाब पेटी में पाई जाती है। ध्यान से सुनते बस चलना। उपोष्ण उच्च दाब पेटी में पाई जाती है, जहां उच्च घनत्व की वजह से, उच्च घनत्व की वजह से जल कण नीचे बैठते हैं, जल कण नीचे बैठते हैं एवं जल तल झुकाव लिए हो जाता है। जब जल कण नीचे बैठेगा तो तली नीचे झुक जाएगी। ठीक है, पूर्ण विराम लगाए, झुकाव लिए हो जाता है। जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षा जल की आपूर्ति, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षा जल की आपूर्ति एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में
हिम के पिघलने से, हिम मतलब बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण, स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण जल तल ऊपर उठ जाते हैं, जल तल ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए धाराएं इन दोनों ही क्षेत्रों से उपोष्ण उच्च दाब पेटी की ओर, उपोष्ण उच्च दाब पेटी की ओर, उपोष्ण उच्च दाब पेटी की ओर संचरित होती हैं। शिवम, आपके प्रश्न का जवाब यहां पर जहां तक हो चुका है, संचरित होती हैं पूर्ण विराम। घनत्व की वजह से बिल्कुल आयतन में प्रभाव पड़ता है, पक्का पड़ता है। तो ये आपने लवणता देखा। अब तीसरे नंबर पर दिखाऊंगा मैं, तीसरे नंबर पर सभी लिखेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत महत्वपूर्ण है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर मैं समझाऊं उससे पहले कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में, परासरण दाब में बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्रों, पर शायद समझा है या नहीं समझा, गॉड नोज, मुझे नहीं पता, पर भरोसा करता हूं कि आपने समझा होगा। हम सबके घरों में आजकल पानी को स्वच्छ करने के लिए और स्वच्छ जल पीने के लिए आरओ लगा रहता है। आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम पर काम करने वाला एक उपकरण है। रिवर्स ऑस्मोटिक सिस्टम पर काम करने वाला एक उपकरण है। आरओ लगा रहता है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर से सिस्टम पर काम करता है। बट यहां हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करनी है। उदाहरण से, ग्लास का ये पानी है, स्वच्छ जल है। ग्लास का ये पानी है, स्वच्छ जल है। जल्दी से बताना, अगर मैं 2, 4, 6 दाने या एक मुट्ठी सूखी हुई किशमिश के दाने इसमें डाल दूं, पूरी तरह से नहीं सूखी है किशमिश, सूखी हुई किशमिश या किशमिश के दाने इसमें डाल दो। चलो छुहारे के दाने डाल देते हैं। छुहारा है, छुहारे के दाने हमने डाल दिया, किशमिश के दाने डाल दिया। चलो छुहारे और किशमिश की बात नहीं करते, जवाहरलाल नेहरू वाली बात नहीं करते, गांधी वाली बात करते हैं, अपने बीच की बात करते हैं। युवा हैं, बलिष्ठ होना है, सुबह वर्जिश करके आए हैं, बढ़िया से सुबह का नाश्ता चाहिए, तो स्प्राउट्स बनाते हैं हम। तो चलो इसमें सबसे पहले चने के कुछ दाने डाल देते हैं। तो अब जवाब मुझे आपसे चाहिए, जवाब आपसे चाहिए। आप नोटिस करना कि किशमिश के दाने फूल गए हैं, चना फूल गया है, मूंग जो आपने डाली हुई थी, मूंग दाल के दाने जो डाले हुए थे खड़ी मूंग के, वो भी फूल गए हैं। इसका मतलब है कि पानी उन सब के अंदर प्रवेश कर गया है। उन सब के अंदर से एक बात समझाना चाहूंगा कि पानी की प्रवृत्ति होती है। जल्दी से एकदम, बहुत, मूंग से बाहर, किशमिश से बाहर, छुहारे से बाहर निकलो। पानी मूंग दाल के अंदर या किशमिश के अंदर प्रवेश किया, छुहारे के अंदर प्रवेश किया। इसका मतलब है कि पानी की चरित्र है कि बदमाशियां करता है। पानी का कैसा चरित्र है कि यह बदमाशियां करता है। कैसी बदमाशी कर रहा है? यह पानी, देखो
जल जो यहां पर है इसका घनत्व किशमिश के घनत्व से तो कम है, यह बात तय है। यह पानी जो ग्लास में भरा है इसका घनत्व छुहारे या चने के घनत्व से तो कम है, तो इसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। पर यह छुहारे में घुस गया, यह चने में प्रवेश कर गया, यह किशमिश में प्रवेश कर गया, अर्थात यह कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में चला गया। इसकी बदमाशियों की प्रवृत्ति है, इसकी बदमाशियों की प्रवृत्ति है। अभी जैन पिटाई होगी मित्र आपकी, इसकी बदमाशियों की प्रवृत्ति है, क्योंकि अभी ने लिखा है कि कहीं भी चला जाता है तो कहीं भी नहीं जाता। यह हमेशा इसका चरित्र है कि यह निम्न घनत्व से उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में जाता है। दाब नहीं बोलना है रवि, इसकी प्रवृत्ति है कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले पॉइंट्स की ओर जाता है। बड़ी अद्भुत सी बात, अभी तक सब चीज को आपने पढ़ा है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर इनमें संचरण, लेकिन पानी इसके विपरीत काम करता है। कैसे काम करता है कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर जाता है। इसे ही परासरण दाब कहा जाता है, इसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, जो ये भाग है यहां पर लो डेंसिटी, व्हाट इज दिस? ये पेन काम क्यों नहीं किया? यस, यहां पर लो डेंसिटी है, एल डी मैंने लिखा, लो डेंसिटी। यहां पर भी एल डी है, लो डेंसिटी है, बट यहां पर एच डी है, हाई डेंसिटी है। क्योंकि सर्वाधिक लवणता यहां है तो सर्वाधिक घनत्व भी यहीं पर पाया जाता है। तो पानी की प्रवृत्ति होगी कि इस लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले पॉइंट की ओर जाएगा, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले पानी की ओर जाएगा। तो इस तरह से मित्रों आप देखेंगे कि ध्रुवीय एवं विषुवतीय क्षेत्र का जल उपोष्ण उच्च दाब पेटी की ओर संचरित होकर उपसतही जलधारा को पैदा कर देगा, सब सरफेस वाटर करेंट को जन्म दे देगा। अब यही बात आपको लिखाना है, यही बात आपको लिखाना है, ठीक है ना। कबीर प्रीति शानदार तरीका समझाने का। अरे मित्रों आप समझो बस, हर तरीके से समझा देंगे। हर देखो ऑफलाइन कक्षाएं क्या होती हैं तो और बताएं क्या करते हैं, आपके बीच से ही हर जगह पर 2-4 बच्चों को खड़ा करते हैं, उन बच्चों को खड़ा करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कराते हैं और सब बच्चे देखते रहते हैं और ज्योग्राफी मस्तिष्क में एकदम फीड हो जाती है। वो और तरीका होता है, पर यहां भी आपको कभी किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे मित्रों, एक एक बातें समझा डालेंगे, एक एक बातें समझा डालेंगे। तो लिखो सभी पराशरण दाब के बारे में लिखो। जल की ऐसी प्रवृत्ति, जल की ऐसी प्रवृत्ति कि वह निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर, निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर, घनत्व की ओर संचरित होता है, संचरित होता है, संचरित होता है। यह प्रवृत्ति संचरित होता है, यह परासरण दाब क्रिया का परिणामी है। परासरण दाब क्रिया का परिणामी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब क्रिया का परिणामी है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। इसीलिए विषुवतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों का विषुवतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों का
निम्न घनत्व वाला जल, निम्न घनत्व वाला जल सतही एवं उपसतही धारा के रूप में, सतही एवं उपसतही धारा के रूप में, धारा के रूप में कहां की ओर, कहां की ओर दोस्तों? तो लिखेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी के सर्वाधिक घनत्व वाले, के सर्वाधिक घनत्व वाले, घनत्व वाले जल क्षेत्र की ओर, जल क्षेत्र की ओर संचरित होता है, संचरित होता है। पूर्ण विराम। अच्छा, ये सारे डायग्राम्स जरूर बनाते जाइएगा और एग्जाम में भी आपको बनाना है छोटे छोटे डायग्राम्स, इससे मार्क्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना, मार्क्स बहुत अच्छा आता है। तो देखो, पहला हमने पृथ्वी का कारक बताया, पृथ्वी से संबंधित कारक 2-3 बिंदु उसमें बताए, वायुमंडल से संबंधित कारक बताया, 2-3 बिंदु उसमें बताया, अब अंतः सागरी कारक बताया, और यही 2-3 बिंदु इसमें हैं। तो अब लास्ट में तो आता है मॉडिफाइंग। ओहो, आज हमें टेस्ट डिस्कस करना था, पर कोई बात नहीं, अभी हम मॉडिफाइंग फैक्टर्स पर बात करेंगे, और मॉडिफाइंग फैक्टर्स पर बात करने के बाद टेस्ट डिस्कशन करेंगे। बीच में अपने टॉपिक को नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इससे मुझे टेस्ट को आगे बढ़ाने देंगे। ओके, अरे आजा भाई। यस, यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है ना, दिस वन, ये पॉइंट पर आते हैं, यहां पर आ गए हम। तो मॉडिफाइंग फैक्टर को सभी के सभी हेडिंग लेंगे, धाराओं की गति एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारक लिखे। धाराओं की गति एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये लिखेंगे। अब चौथे नंबर पर ये लिखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है, फिर से ABC शुरू होंगे। सबसे पहला इसमें से हम लोग लिखेंगे तट की आकार की कोस्टल मॉर्फोलॉजी, तट की आकार की, ठीक है। ऑप्शनल बैच में मेंस की कॉपी टेस्ट होगी ना, शानदार टेस्ट होगी, सारी की सारी प्लानिंग से, ठीक है, ध्यान से। तट की आकार की कोस्टल मॉर्फोलॉजी, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो कि ये दक्षिण अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, कोई भी उदाहरण दे सकते थे। ये साउथ अमेरिका का एक हमने मैप बनाया, ठीक है। यहां से गुजर रही है इक्वेटर, विषुवत रेखा गुजर रही है, इक्वेटर गुजर रही है, 0 डिग्री को उससे दिखाते इक्वेटर को। इसके उत्तरी भाग में नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट चलती है, जिसे उत्तर विषुवतीय गर्म जलधारा कहते हैं। तो दक्षिणी भाग में साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट चलेगी, वार्म करंट चलेगी। मतलब विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तर एवं दक्षिण सारे महासागरों में जो धाराएं पाई जाती हैं, इन्हें विषुवतीय जलधारा कहते हैं। और चूंकि इक्वेटर में तापमान अधिक होता है, इसलिए इन्हें गर्म जलधाराएं कहेंगे। उत्तर में है तो उत्तर विषुवतीय गर्म जलधारा,
और दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा कहलाएगी। अब यहां पर यह धारा जैसे ही इस तट से टकराई, अब ध्यान रखना, ये बेसिकली जो ब्राजील का ये तट है, ये बोरबोरेमा का पठार है। अब आपको जानना नहीं है, अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये बोरबोरेमा का पठारी क्षेत्र है, जहां पर जो एक किनारा है जिससे धारा टकराती है, उसे केप साओ रॉक के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर के लिए कान में शब्द जाने दो, फिर भूल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केप साओ रॉक के पास यह धारा टकराई, और जैसे ये टकराएगी मित्रों, तो टकरा कर केप साओ रॉक मुड़ा है उत्तर की ओर, तो ये इसका कुछ जल उत्तर की ओर चले जाएगा, कुछ जल दक्षिण की ओर चला जाएगा। ये क्यों इन दोनों दिशाओं में मुड़ा है? क्योंकि यहां पर तट की आकार की ऐसी है। तट उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा तो जलधारा उत्तर पश्चिम की ओर चली गई, और तट दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा है तो जलधारा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई। अर्थात हमेशा ही जलधाराएं जब तट से टकराती हैं तो तट का झुकाव जिधर की ओर होता है उधर की ओर ही मुड़ती चली जाती हैं। इसे ही कहा जाता है कोस्टल मॉर्फोलॉजी एंड ओशियनिक वेव्स। ओशियनिक वेव्स तो लिखिए डैश देकर कि जलधाराएं तटों से टकराकर तटीय झुकाव के साथ ही अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं। ठीक है, परिवर्तित करती हैं। जैसे अब एक बच्चे ने कहा था सर भारत का उदाहरण देकर बताइए, तो एक तो उदाहरण ये भी लिया और लो भारत का उदाहरण दे देते हैं। कोई भी एग्जाम्पल से पढ़ो। कहते हैं ना, हम जानते हैं तुम हमें, आगे की लाइन नहीं बोलूंगा। दिस वन इंडियन एग्जाम्पल से देख लो। चलो भारत है, यहां पर आपके श्रीलंका बाबू हैं, यहां पर पाकिस्तान लगा है, यहां अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा लगा है। जब नॉर्थ मॉनसून ड्रिफ्ट आता है इधर से, नॉर्थ मॉनसून ड्रिफ्ट, तो भारत के तट की आकारिकी के अनुसार कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। तो जैसे लिखेंगे जैसे उत्तर पश्चिम मॉनसून प्रवाह, क्या लिखेंगे? जैसे उत्तर पश्चिम मॉनसून प्रवाह। ठीक है, उत्तर पश्चिम मॉनसून प्रवाह आदि आदि। ठीक है, तो ये हुआ तट की आकार की। पहला आपने लिखा, अब बी पॉइंट लिखे, सभी बी पॉइंट लिखे। नितल के उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई और गहराई में पाए जाने वाली स्थलाकृतियां। नितल के उच्चावच, तो डैश देकर लिखेंगे जब धाराएं किसी नहीं लिखेंगे। जब धाराएं सागर में डूबी हुई,
डूबी हुई सागर में डूबी हुई पहाड़ियों पर्वतों या कटकों आदि से टकराती हैं, या कटकों आदि से टकराती हैं तो इनकी गति मंद हो जाती है, तथा धाराएं स्वयं 2 से 3 भागों में विभाजित हो जाती हैं। धाराएं स्वयं 2 से 3 भागों में विभाजित हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा, मान लो किसी सागरीय जल क्षेत्र में मान लो यहां पर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, अब ये प्रवाहित होती हुई धारा से मान लो कि नितल में कोई एक ऐसा आइलैंड मिल गया, तो जैसे ही आइलैंड मिलेगा ना, तो इससे टकराकर ये धारा कुछ इस तरह से 2 शाखाओं में बट जाएगी। एक ही धारा 2 शाखाओं में बट गई। गति तो मंद होगी ही, बल्कि वो बाइफरकेट एंड ट्राइफरकेट हो जाती है। तो एक उदाहरण यह भी हुआ, नितल के उच्चावच का हुआ। तो अब सी पॉइंट पर लिखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कॉरियोलिस बल एवं फेरल का नियम, अब ये दोनों कैसे हैं? 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है कॉरियोलिस और दूसरा है फेरल। चलो यहां पर कुछ चमत्कार करते हैं। ठीक है, मेरे ऊपर कोर्ट केस मत कर देना, मैं आज कुछ चमत्कार बताने जा रहा हूं। अब ये चमत्कार क्या है? पहला तो एक बात बता दूं दोस्तों, एक बात को कभी अदरवाइज मत लेना। मुझे बीच बीच में थोड़ा सा 1-आध घंटे में 5 से 10 मिनट अपने बैक पेन को रेस्ट देने के लिए ना चेयर का सहारा लेना पड़ता है। सीवियर बैक पेन होता है मेरा। डॉक्टर्स का भी कहना है कि मिस्टर मिश्रा आप ठीक है यूज़ करिए, आप कक्षाओं को खड़े होकर पढ़ाइए, लेकिन जहां 2-4 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं कमर को, तो रेस्ट दिया करती। केवल इस वजह से, अदरवाइज मुझे बहुत गंदा लगता है कि आपको मैं पढ़ाता रहूं और बैठा रहूं। दूसरी बात, 1-2 कक्षा रहे तो लगातार खड़े होने की जद्दोजहद या जहमत उठाऊं। सुबह से लेकर शाम तक मित्रों 8 से 10 घंटे की कक्षाएं हो जाती हैं, जिसमें से मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, बहुत पेन होने लगता है, दूसरे दिन क्लास लेना मुश्किल लगने लगता है। इसलिए 2-4-5 मिनट के लिए बैठता हूं, कभी अदरवाइज मत लेना। पढ़ाने में 1% का कोई फर्क नहीं आएगा। तो समझो यहां पर ये दोनों चमत्कारी व्यक्ति हैं, और मैं ये कहता हूं कि जब तक पृथ्वी जिंदा है, पढ़ो यार, टॉपिक पढ़ो दोस्तों, जब तक पृथ्वी जिंदा है तब तक ये दोनों भी साथ साथ जिएंगे पृथ्वी के। इतने चमत्कारी हैं। मैं तो चाहता हूं मित्रों कि आप भी कुछ ऐसा कर गुजर जाओ ना इस धरती पर आए हो तो, कि सदियां सदियां आपका नाम लेती रह जाएं, जैसे इन लोगों ने काम किया है। पृथ्वी जब तक घूर्णन करेगी, ध्यान से, पृथ्वी जब तक घूर्णन करेगी, पृथ्वी के घूर्णन के साथ हमेशा ही कॉरियोलिस एवं फेरल को याद रखा जाएगा। कॉरियोलिस एवं फेरल को याद रखा जाएगा, और ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। ऐसा समझो कि दोनों मित्र हैं, समझने के लिए बोल रहा हूं। ऐसा समझो कि दोनों आपस में मित्र हैं। एक बोलेगा कि चल
तुझे इस रास्ते से जाते हुए मुड़ना होगा, तो दूसरा बोलेगा तुझे दाहिनी हाथ की ओर मुड़ना होगा। फिर से पहला बोला कि चल तुझे इधर जाते हुए फिर से मुड़ना होगा, तो ये बोलेगा बाईं हाथ की ओर मुड़ना होगा। ये कहता क्या है, क्वारियालिस बल क्या कहता है? सबसे पहले क्वारियालिस बल पर आइए प्लीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बहुत कठिन सा नियम समझाने जा रहा हूं, अगर नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो सभी रिलैक्स होकर ध्यान से सुनो, अंतिम बात है इसमें। अंतिम बात है, सुनना ध्यान से इसके। क्वारियालिस महोदय ने क्या नोटिस किया कि हमारी पृथ्वी निरंतर घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करती हुई पृथ्वी में एक प्रकार का ऐसा आभासी बल कार्य करता है। अब आप लोग सोचोगे सर ये आभासी बल कौन सा है, इमेजिनरी फोर्स कौन सा है? एक ऐसा आभासी बल कार्य करता है कि जल धाराएं जिस दिशा में जानी चाहिए उधर ना जाकर अपने दिशा से मुड़ जाती हैं। फिर से बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, याद कराऊंगा आपको, 100 बार याद कराऊंगा। फिर से ये बोलते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से एक ऐसा आभासी बल, वास्तविक बल नहीं है, एक ऐसा आभासी बल कार्य करता है जिसकी वजह से धाराएं अपनी प्रवाह दिशा से मुड़ जाती हैं। पर ज्योग्राफी में मुड़ने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, मुड़ने के लिए शब्द कहते हैं विक्षेपित हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि धाराएं मुड़ जाती हैं, तो फेरल बताएगा किधर की ओर मुड़ती हैं, तो कहता है उत्तरी गोलार्ध अगर है तो इस आभासी बल से दाहिनी ओर धाराएं मुड़ेंगी, अगर दक्षिणी गोलार्ध है तो इस आभासी बल से बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगी। यह नियम दे दिया फेरल महोदय ने हमेशा के लिए। अब आभासी बल कैसा है इसकी बात कर देते हैं। आभासी शब्द कैसा, जैसे हम सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि सूर्य पूरब की ओर उदय हुआ। कोई पश्चिम में तो उदय सूर्य नहीं देखता ना सुबह सुबह। हम सुबह उठे तो सूर्य पूरब की ओर उदय हुआ। दोपहर में सूर्य दक्षिण से घूमता हुआ शाम को पश्चिम में गया और अस्त हो गया। तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि सूर्य पूर्व से चलता हुआ पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। रियलिटी ये नहीं है दोस्तों, ये हमें आभास होता है कि सूर्य चलता है, ये हमें आभास होता है कि सूर्य चलता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से सूर्य चलता हुआ दिखाई देता, जबकि हमारे संदर्भ में सूर्य स्थिर है। मैंने एक शब्द भी प्रयोग किया हमारे संदर्भ में, ब्रह्मांड के संदर्भ में सूर्य स्थिर नहीं है, हमारे संदर्भ में सूर्य स्थिर है, पर हमें आभास होता है कि सूर्य चलता हुआ पश्चिम में चला गया। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से ही एक आभासी बल लगता है, जिससे धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ती चली जाती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर मुड़ती चली जाती हैं। जबकि रियलिटी है कि वो प्रभाव घूर्णन का होता है। वो प्रभाव किसका होता है? घूर्णन का होता है। ठीक है, ओके चंदू मेरे प्यारे दोस्त, तुमको आज जरूर बोल दूं, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं। चंदू का डेली 2 बार मैसेज होता है कि सर थोड़ा फास्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है ओशियोनोग्राफी। अगर इसे मैं फास्ट कर दूंगा तो बच्चे कभी ग्रिप पर नहीं ले पाएंगे। एक टॉपिक तो बहुत ही सामान्य पढ़ाने दो। तुम्हारे प्रश्न का जवाब कई दिन से नहीं दे रहा था, मुझे पता था कि तुम परेशान हो जाओगे। थोड़ा फास्ट हम वैसे भी करेंगे, जो दिया गया समय है उसी में तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। बट अगर ऐसा करते जाओगे तो खुद भी मुश्किल में रहोगे और भी बच्चों को डालोगे।
तुम खुद मैसेज पढ़ते रहा करो, बीच बीच में बच्चे इतना ही स्लो में बोलते सर एक बार प्लीज और समझा दीजिए। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। एक और उदाहरण देता हूं। कार में आप बैठे हो, बस में आप बैठे हो, कार आगे बढ़ रही है, पेड़ पीछे भागता हुआ दिखता है। अगर कार के चलने को भूल जाओ, बस को चलने को भूल जाओ, तो ऐसा लगेगा पेड़ चलता है, आभास क्या होता है कि पेड़ चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से धाराओं के संदर्भ में भी होता है, और यही तमाम बातें आपको लिखानी है। तो लिखो कॉरियोलिस एवं फेरल के नियम में 1 पहला बिंदु लिखो। पहला बिंदु लिखो, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से उत्पन्न यह एक आभासी बल है। यह एक आभासी बल है जिसके प्रभाव से क्या लिखा आपने? जिसके प्रभाव से धाराएं या पवनें दोनों ही गोलार्धों में संचरित होती हुई अपने प्रवाह दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। प्रवाह दिशा से विक्षेपित, ब्रैकेट लिख देना, मुड़ना, डिफ्लेक्ट होना, डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपित होती हैं। पूर्ण विराम लगाकर पहले ही पॉइंट में लिखेंगे, फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में यह विक्षेपण दाहिनी हाथ की ओर, राइट वर्ड डायरेक्शन में, इसी को घड़ी की सुई की दिशा कह सकते हैं, दाहिनी हाथ की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं हाथ की ओर होता है। बाईं हाथ की ओर होता है। ठीक है, बाईं हाथ की ओर होता है। पहला बिंदु समाप्त हुआ। अब दूसरे बिंदु पर आइए सभी के सभी। दूसरे बिंदु पर लिखे इक्वेटर, इक्वेटर मतलब विषुवत। लिखे विषुवतीय क्षेत्रों में कॉरियोलिस बल नेग्लेजिबल मतलब नगण्य, जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ता हुआ क्या बढ़ता जाता है। अब आपसे कभी भी पीटी में पूछ लिया कि कॉरियोलिस बल सबसे अधिक कहां पर लगता है, तो ध्रुवों पर लगेगा। न्यूनतम कहां लगता है, तो इक्वेटर पर लगेगा। तो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः बढ़ता जाता है। इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः कॉरियोलिस बल क्या होता है, बढ़ता जाता है। कॉरियोलिस बल बढ़ने का मतलब ही है झुकाव बढ़ता जाता है, विक्षेपण बढ़ता जाता है, मोड़ बढ़ता चला जाता है। बस यही समझना है, बढ़ता चला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट तीसरा बिंदु लिखेंगे, पवन हो या धाराएं, दोनों में लागू होगा। पवनों में भी लागू होगा या धारा में भी लागू होगा। पवन हो या धाराएं
धाराएं दोनों की गति बढ़ने के साथ दोनों की गति बढ़ने के साथ साथ विक्षेपण भी बढ़ता है। विक्षेपण भी बढ़ता है क्योंकि कॉरियोलिस बल बढ़ते गति के साथ बढ़ता जाता है। जितनी गति बढ़ेगी कॉरियोलिस बल भी बढ़ता जाएगा। दोनों इक्वली प्रोपोर्शनल हैं। कॉरियोलिस बल भी बढ़ता जाता है। पूर्ण विराम। तो ये थे मित्रों मॉडिफाइंग फैक्टर। ये 4 कारक मैंने लिखाया और 4 के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे करके बिंदु लिखाए हैं। आई होप सो कि आप इसी तरह से इन तमाम बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। समझ तो लिया ही है क्लास में, और इतना सिस्टमेटिक वे पर लिखा दिया हूं कि अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीधा सीधा डायरेक्ट मेंस पर, पीटी पर अखंड प्रश्न आते हैं, दबा के प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, और आप यहां से शानदार जवाब लिख सकते हैं। आज की अब आपकी क्लास में मैं क्वेश्चन एनालाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन एनालाइजेशन के उपरांत आज तो क्लास में जहां तक है टाइम शेष नहीं बचेगा। कल की कक्षा में एक महासागर उठा लूंगा जहां धाराओं की विविधता अधिक है, वहां अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में से, और उसे उठाकर मैं तमाम प्रकार की बातों को पढ़ाऊंगा, एकदम प्रॉपरली समझाऊंगा। कैसे कैसे धाराएं संचरित होती हैं तो उनका प्रभाव क्या क्या आता है, ये सब कुछ बताएंगे। क्लियर? अच्छा, इसके लिए पूछा है बच्चों ने कि आखिर सर ऐसा क्यों है कि गति बढ़ने के साथ कॉरियोलिस बल बढ़ता है। देखो, गति बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि घर्षण बल कम है। धाराओं एवं पवनों में जितनी गति बढ़ेगी, इसका मतलब है कि घर्षण बल कम लग रहा है। जब घर्षण बल कम लगेगा तो जो मोड़ होता है ना, मुड़ने की दर जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। इसीलिए पवनों की एवं धाराओं की गति बढ़ने के साथ साथ बेसिकली कॉरियोलिस बल बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। बस इतनी ही बात। कल की क्लास कितनी बजे होगी? तो अभी तो संस्था से बात हुई है तो बोले सर इस सप्ताह बस और इसी टाइमिंग पर रखिए, नेक्स्ट वीक से हम लोग 8 बजे से कर देंगे। तो इस सप्ताह, क्योंकि अभी पता चलेगा 26 तारीख की एक छुट्टी होने जा रही, 26 जनवरी की गस्टेड हॉलीडे, वो करना ही कंपलसरी होता है। इस सप्ताह आप यही टाइमिंग रखो, अगले सप्ताह से आपकी क्लास मंडे से ही 8 बजे हो जाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों, आज इसकी समाप्ति के साथ जलधाराओं के बारे में कल पढ़ेंगे। एक महासागर की जलधारा में पढ़ा दूंगा, 2 महासागरों की जलधाराओं को आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चंस को, क्वेश्चन एनालाइजेशन को। फिर से मैं उतना ही कहना चाहूंगा, मैं आपके सामने क्वेश्चंस स्लाइड्स के रूप में रखूंगा। मैं किसी प्रश्न का जवाब दूं, अपेक्षा करूंगा कि आप उससे पहले उसका जवाब लिखकर भेजें हमें। इससे क्या रहेगा कि आपका जुड़ाव प्रॉपरली इसके साथ बना रहेगा। सर आपके जैसे लैंग्वेज इंटरव्यू लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मैं तो चाहूंगा कि करो दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि इस भाषा को आप एडॉप्ट करो। ठीक है, विष्णुदेवा सर आपको काम टालने की आदत है। वेरी गुड, शानदार। ओके विष्णुदेवा, मैं चाहूंगा कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। थैंक यू। ओके, ध्यान रखना, बहुत ही कम मैसेजेस होते हैं जो मेरे नज़रों के सामने से मत नहीं गुजरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से चलो, क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम यूज करते हैं,
पहला प्रश्न है, सभी जवाब देंगे प्रश्न को, सभी जवाब देंगे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों की ओर जाने पर औसत रूप से घटती है, औसत रूप से घटती है। सूर्य तप की मात्रा, माना कि यह पृथ्वी है, यहां पर सूर्य है इक्वेटर पर, इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोलवर्ड जाते हैं सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। क्या ये लाइन सही लिखी है? बिल्कुल सही है मित्रों, कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, इसीलिए तापमान भी औसत रूप से घटता है। सागरीय जल को लंबवत किरणों से अधिक तापमान प्राप्त होता है। कहीं भी बहुत ही सरल सी बात है, किरणें जितनी लंबवत होंगी, किरणें जितनी लंबवत होंगी, वर्टिकल होंगी, उतना ही अधिक तापमान प्राप्त होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, अब किरणें जितनी तिरछा होंगी तापमान घटता जाएगा, इसलिए आपके प्रश्न का जवाब क्या हो गया? दोनों के दोनों सही। अच्छा, निशान मैंने नहीं लगाया, दोनों के दोनों सही, और दोनों के दोनों सही में आपका जवाब होगा सी। तो आंसर करेंगे आप सी को, सी को आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आते हैं। प्रचलित पवनें जलीय तापमान को बढ़ा देती हैं। मैंने बताया था कि ये जल सतह पर घर्षण पैदा करती हैं और घर्षण के प्रभाव से तापमान भी बढ़ता है, वाष्पन की दर भी बढ़ती है। तो ये बिंदु भी सही हुआ। तो दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के कारण सागरीय तापमान में गिरावट आती है, और सबसे सरल उदाहरण है वाष्पोत्सर्जन का, कि आप घर में, आपकी घर की फर्श अच्छी खासी गर्म हो, जैसे आप फर्श में पोछा लगाते हो ना, तो फर्श में पोछा लगाते ही पानी की एक लेप या एक परत बन जाती है, और जैसे ही वो पानी वाष्पित होता है ना, फर्श ठंडी हो जाती है। तो पोछा लगाने पर फर्श का जल वाष्पित हुआ, फर्श ठंडी हो गई। ठीक इसी प्रकार से सागरीय जल के तापमान में गिरावट वाष्पोत्सर्जन से हो जाती है, वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन से हो जाती है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो इसको भी जवाब सी होगा मित्रों। तो सी इसका भी आंसर सही है। जहां वायुमंडलीय दाब अधिक होता है वहां सागरीय तापमान अधिक होता है। संभावना ऐसी बनती है, संभावना ऐसा बनती है कि अगर तापमान, जैसे दाब आपने बढ़ाया तो जल अणुओं के बीच का संघट्ट बढ़ता है, टकराव बढ़ता है, और संघट्ट बढ़ने से तापमान में भी अभिवृद्धि हो जाती है। प्रत्यक्ष नहीं, पर यह अप्रत्यक्ष रूप से यह बात सही साबित होती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से यह बात सही साबित होती है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ा देंगे तो जल अणुओं के बीच आपस में टकराव से तापमान अधिक होता है। पर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल में ऐसा नहीं, उदाहरण में ऐसा नहीं प्राप्त हो रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो लवणता की अधिकता सागरीय जल तापमान को घटाती है, गलत लिख दिया है। लवणता की अधिकता से भी सागरीय जल का तापमान बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं। तो पहला बिंदु सही है। सही मामले में तो पहला भी पूर्ण रूपेण सही नहीं है, पर मान लेना चाहिए कि पहला बिंदु सही है, दूसरा बिंदु गलत है, इसलिए आंसर आपका ए हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। दूसरा, अब नेक्स्ट है कि सागर में 200 मीटर की गहराई में तापमान घटने की दर अत्यंत ही मंद है। क्यों मंद होता है? मैंने आपको बताया था, ये कन्वेक्शनल मिक्सिंग जोन है, जहां जल का निरंतर मिश्रण होता रहता है, ठंडे एवं गर्म जल का। तो तापमान के परिवर्तन की दर मंद होती है। तो 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में तापमान घटने की दर सर्वाधिक होती है, जिसके लिए मैंने बताया था कि इसे थर्मोक्लाइन जोन के नाम से जाना जाता है, जहां तापमान तीव्रता के साथ घटता है। तो पहली बात भी सही और दूसरी बात भी सही, इस संदर्भ में आपका ऑप्शन हो जाता है सी। सी आपका ऑप्शन हो जाता है कि दोनों बातें सही प्राप्त हो रही हैं। 200 मीटर की गहराई को ताप प्रवणता मंडल कहते हैं। ओहो, सागर में 200 मीटर की गहराई तक के मंडल को ताप प्रवण मंडल नहीं कहते।
200 से 1000 मीटर की गहराई के मंडल को ताप प्रणव करते हैं। ये जो 200 मीटर की गहराई तक का मंडल है वो ऊपरी वार्म जोन है, जिसे मिक्सिंग जोन के नाम से भी जानते हैं, कन्वेक्शनल जोन के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बात गलत हो गई, सागरीय तली में हिम की प्राप्ति नहीं होती, किसी भी तली में हिम की प्राप्ति नहीं होती। क्यों हिम की प्राप्ति नहीं होती, सही लिखा सॉरी, ये क्यों हिम की प्राप्ति नहीं होती कि अगर सागरीय तली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में ही तापमान है, -5 to 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो उच्च दाब में अगर लवणीय जल है तो इस तापमान पर वह हिमांक बिंदु को प्राप्त नहीं करता, हिमांक बिंदु को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए इसका दूसरा बिंदु तो सही है, पहला बिंदु गलत है। क्योंकि दूसरा केवल 2 सही है, इसलिए आंसर इसमें से आपको बी करना होगा, बी आंसर होगा। तो नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से सबसे अधिक मात्रा किसकी है, आपको इसमें से ट्रेस करना है। ट्रेस करना तो सबसे पहला तो दिस वन हो गया, सबसे पहला आपको इसमें से ट्रेस करना सिंपल है दोस्तों, इसमें से कुछ है ही नहीं, इसमें से कुछ है ही नहीं। तो आपको देख रहे हैं क्या कि ए है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का हो गया चौथा, ए का हो गया चौथा, दिस वन ए का चौथा है, यहाँ ए का 1 दिया है, यहाँ ए का 2, यहाँ ए का 2 दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड आ गया कि सागरीय जल में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। तो अगर एक ही आपको जवाब मिल गया तो बाकी तो आंसर आ ही गए। बी का लिख दिया इसने 1, मैग्नीशियम क्लोराइड इसने लिख दिया 1, सबको लिख दिया सही सही। तो एक भी सही होने से, वैसे भी आपको एक बात अवश्य बता दूं, मैंने लास्ट डिस्कशन में भी बताया होगा कि मैच द कॉलम के प्रश्न सबसे सरल होते हैं। यहां अगर 1 का जवाब भी सही मिल गया, 2 का जवाब भी सही मिल गया, तो आंसर सही होने के चांस रहते हैं। आगे पढ़ो या ना पढ़ो, आपका आंसर यही होगा, पर पढ़कर अपने लिए तसल्ली आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? फालतू की बात, वही प्रश्न फिर से दे दिया है, ठीक है ना, इसका डिस्कशन में कोई मतलब नहीं होता। लवणता की सर्वाधिक मात्रा इनमें से किसमें पाई जाती है? आपको मैंने बताई थी कि बाल्टिक सागर में लवणता मंद है, क्योंकि ये सब पोलर जोन में है। लाल सागर की लवणता उच्च है, जो कि 37 से लेकर 39 प्रति हजार के आसपास पाई जाती है। पर लवणता अगर मृत सागर में देखो तो इनमें से, इन ऑप्शन में से सर्वाधिक लवणता मृत सागर की है, जो कि 320 से 330 प्रति हजार तक पाई जाती है। इन दिए गए ऑप्शन में से मृत सागर है। अदरवाइज मैंने लेक अशल एवं टर्की की वॉन लेक की बात की थी। जिबूती में अवस्थित लेक अशल, जिसकी लवणता 440 प्रति हजार के आसपास थी, और लेक अशल के साथ मैंने टर्की की वॉन लेक की बात की थी। तो इस संदर्भ में आपका आंसर हुआ सी। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? अब ये सारे बात, पहला भाग दे दिया मग्न तट, दूसरा भाग दे दिया मग्न ढाल, तीसरा दे दिया सागरीय गर्त, तो चौथा भाग इसमें दिया वितलीय मैदान। और ये चौथा ही भाग है वितलीय मैदान, जो कि लगभग 82.5% भाग पर विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल का अगर आप देखो तो जो ओशियनिक एबिशल प्लेन है, एबिसल प्लेन सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है। तो ये हुआ मित्रों, ये हुआ, ध्यान से। अच्छा, आज की क्लास में आप लोग एक बात और बताना कि आप में से 25 में से मोर देन 20 किसके किसके सही हैं। आप लोग आज क्लास में ये भी बताएंगे 25 में से मोर देन 20 किसके किसके सही हो रहे हैं, आप बताएंगे, ठीक है। सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समुद्र की औसत लवणता, सागरीय लवणता 35 प्रति हजार है। सागरीय लवणता प्रति हजार ग्राम सागरीय जल में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों की मात्रा को प्रदर्शित करती है। सागरीय लवणता एवं वाष्पन में प्रत्यक्ष संबंध है।
तो ध्रुवों के निकट बर्फ के पिघलने के कारण सागरीय लवणता कम हो जाती। चारों की चारों बातें सही हैं, सही पूछा है, इसलिए आंसर हो गया डी। सीधा सीधा स्टेटमेंट है, सारे के सारे स्टेटमेंट सीधे सीधे हैं, इसलिए मित्रों बहुत ही सरल जवाब है इसका डी। डी आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नदियों के मुहाने पर सागरीय लवणता कम पाई जाती है क्योंकि नदियां फ्रेश वाटर डिस्चार्ज करती हैं। वाष्पीकरण के कारण लवणता की मात्रा में कमी नहीं आती, लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, तो दूसरा गलत हो गया। वर्षण के कारण लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यह भी गलत हो गया क्योंकि वर्षण से फ्रेश वाटर डाइल्यूट होता है जिसकी वजह से लवणता में कमी आ जाती है। उच्च वायुदाब वाली पेटियों में सागरीय लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल। तो पहला सही है, चौथा सही है, सही केवल चुनना है। तो पहला और चौथा सी में दिया हुआ, तो आंसर आपका सी हो गया। सुमेलित करना है, सुमेलित करने के लिए फिर से एक आध जवाब भी सही होगा तो मिल ही जाएगा। अधिकतम लवणता बी को देख लो, बी को देख लिया आपने। अधिकतम लवणता कहाँ पर प्राप्त होती है? ध्रुवों में नहीं है, विषुवतों में नहीं है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलेगा, शीतोष्ण की तुलना में उष्ण चलेगा। तो बी के साथ 1 कहाँ पर दिया है? बी के साथ 1 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो अब आपको सी और डी में से एक आंसर निकालने के लिए एक और चीज चाहिए होगा। न्यूनतम लवणता ध्रुवों पर प्राप्त होती है, तो इसके साथ देखो चौथा कहाँ पर है? सी के साथ चौथा किस में है? सी के साथ चौथा इसमें है, तो आपका आंसर हो गया ये। देखो 2 आंसर अगर आपके पास थे तो 2 से ही आपके पास आंसर आ गया, 2 के साथ ही आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया डी। इसमें क्यों बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे? क्यों बच्चे कंफ्यूज थे इसमें? तो डी सीधा सीधा आंसर है, कोई गलती होने का चांस ही नहीं था, पर इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन से सागर में लवणता की मध्यम मात्रा पाई जाती है? मध्यम मात्रा, देखो जो बाल्टिक सी है इसमें मात्रा बहुत कम है, ध्रुवों के आसपास। बेरिंग सी में भी, बेरिंग जलसंधि के आसपास भी बहुत कम है, इसमें भी बहुत कम है। जो चीन सागर है उसमें जो लवणता की मात्रा कितनी है? वो सामान्य के आसपास है। चीन सागर में लगभग 36 प्रति हजार के आसपास। अब चीन सागर भी कई भागों में बटा है, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, बट औसत रूप से 35-36 प्रति हजार के आसपास पाई जाती है। जबकि आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर और बाल्टिक सागर, इन सब में 31 से 32 प्रति हजार है। तो ये 3 तो नहीं होंगे, केवल तीसरा बिंदु होगा अगर इसमें से सही जवाब चुना जाए। तो इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से सागर में लवणता की मध्यम मात्रा पाई जाती है? मध्यम मात्रा पाई जाती है, तो केवल एक है, चीन है, चीन सागर है जहां पर लवणता, इसका जवाब एग्जामिनर ने प्रश्न ही गलत बनाया है, एग्जामिनर ने प्रश्न ही गलत बनाया है, जिसमें मध्यम लवणता है। जबकि 1, 2 एवं 4 में, 1, 2 और 4 में ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। लिख दो इस प्रश्न में कि प्रश्न गलत है, क्योंकि राजेश सर बोल रहे हैं प्रश्न गलत है। मैं जान गया कि ये कहना क्या चाहते हैं, मुझे तो समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाहते हैं, पर लिख देना ध्यान से कि ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि राजेश सर बोल रहे हैं, इसलिए गलत है। प्रश्न बनाने वाले ने समझा ही नहीं है कि इस प्रश्न की शिद्दत क्या हो सकती थी, तासीर क्या हो सकती थी। कोई आंसर चेक मत करो, ये लो लंबा क्रॉस मैंने कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न की संख्या हो गई आपके लिए 24। अब प्रश्न, इसमें आप लोगों ने सही भी किया तब भी आपका गलत है, सबका गलत, प्रश्न ही गलत है। 24 प्रश्न कहला गए आपके लिए। अब निम्नलिखित में से कौन कौन से सागर में अधिक लवणता पाई जाती है? अधिक लवणता पाई जाती है इस संदर्भ में यहां पर लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, अंडमान सागर। देखो अंडमान सागर तो खुला सागर है, पर लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर बंद हैं। मैंने आपको बताया था इस संदर्भ में कि जो बंद होगा, मैंने बताया था कि जो बंद होगा
उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उसकी लवणता उच्च प्राप्त होगी, जबकि जो खुला सागर होगा उसकी लवणता कम पाई जाएगी। तो इन तीन की लवणता अंडमान सागर की तुलना में अधिक है, इसलिए 2, 3, 4 आपका सही जवाब होगा। 2, 3, 4 आपका सही जवाब बी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा मित्रों? बी होगा, बी आंसर होगा। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय लवणता को नियंत्रित करते हैं? वाष्पीकरण करेगा, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति करेगा, सागरीय धाराएं करेंगी, तीनों की तीनों लवणता को प्रभावित करेंगी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, तीनों प्रभावित करती हैं। तो आंसर आप कर देंगे डी। तो सागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं गति से संबंधित कारकों में सम्मिलित हैं। सागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं गति के संदर्भ में तरंगों से एक भी प्रश्न इन्होंने नहीं पूछा। गति के संदर्भ में सम्मिलित हैं बर्फ का पिघलना, सागरीय धाराओं की उत्पत्ति व गति से संबंधित हैं बर्फ का पिघलना। अब ये प्रश्न इनको पूछना ही नहीं चाहिए था। जब ये बात मैंने अभी पीछे पढ़ाई ही नहीं थी तो इनको ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था। इनका कोई अधिकार नहीं बनता इस प्रश्न को पूछे जाने का, कोई अधिकार नहीं बनता है, ठीक है ना। देखो आपको एक और बहुत मजे की बात बताओ मित्रों, हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस ऐसे रखना। आप जब सही हो तो हो, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं होती। पर देखो सत्यता को प्रस्तुत कैसे किया जाता है। लोग कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, नहीं दोस्तों, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य प्रस्तुत करने का ढंग कड़वा होता है। सत्य मुस्कुराते हुए पेश किया करो। नहीं सर, मुस्कुराओ कि नहीं सर मुझे इस बात की पक्की पक्की जानकारी है, मैं सही हूं। आप जो कह रहे हैं आपकी जानकारी आपके हिसाब से हो सकती है, पर बेसिकली मेरी जानकारी मेरे हिसाब से सही है और वो सही ही होगी। मुस्कुराते हुए जवाब दो, उसके लिए अडिग होकर मैं सही बोल रहा हूं, तुझे क्या पता है, मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती, ऐसे नहीं बोलना है। ये करने की क्या जरूरत है ना। तो आपको हमेशा पेश अच्छे तरीके से करना है। सत्य को अगर बहुत अच्छे से मिठास के साथ प्रस्तुत किया जाए ना तो सत्य अपने आप में कुंदन की भांति है। पर हम लोग प्रस्तुत इतने गलत ढंग से करते हैं, फिर कहते हैं सत्य कड़वा होता है। कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये संडे का जो टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट में ये टॉपिक तो हमने पढ़ाया ही नहीं था, तो इसको मैं क्यों डिस्कस करवाऊं, नहीं डिस्कस कराऊंगा। तो नेक्स्ट है, महासागरों में धरातलीय जल का तापमान सभी जगह एक समान होता है, नहीं होता है। धरातली कहीं बॉटम की बात तो नहीं कर रहा। अगर ये बॉटम की बात करता है तो सही कह रहा है। बॉटम, अब इसमें से इंग्लिश सेंटेंस देखना पड़ता, पर कोई बात नहीं। तटीय समुद्रों में अधिक तापमान होता है, उष्ण कटिबंधों में तो अधिक होता है, पर शीत कटिबंधों में कम होता है। चलो थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। अगर दोनों सही मान लेते हैं तो इसका आंसर भी सी हो गया, लेकिन इसने क्या किया है कि केवल 2 को सही माना है। महासागरों में धरातलीय जल का तापमान सभी जगह समान होता। अब इसने धरातलीय जल को क्या माना है मित्रों, शायद सतही जल माना होगा। तो सभी जगह समान नहीं रहता, आपने देखा है, मैंने लिखाया भी है कि इक्वेटोरियल जोन में कितना रहता है, फिर सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन में कितना है, पोलर जोन में कितना है, मैंने सब लिखाया हुआ है। इस संदर्भ में इसका जवाब, अब इसमें से ये डिपेंड करता था कि ये कौन, ये इसका कहने का मतलब क्या था, ठीक है ना। पर अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम की बात हमेशा ध्यान रखना, इक्वेटर टू पोल ऑलमोस्ट बॉटम का टेम्परेचर सेम रहता है। बॉटम का टेम्परेचर सेम रहता है, बट सरफेस का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब इसने सरफेस के संदर्भ में किया है तो पहली बात को गलत किया होगा, दूसरे को सही किया इस संदर्भ में, तो इसने बी को आंसर किया है। ये होगा मित्रों, ये होगा। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल की लवणता 34 प्रति हजार तक प्राप्त होती, दक्षिणी गोलार्ध में 36 प्रति हजार प्राप्त होती। मैंने लिखाया भी है और कारण भी समझाए हैं, तो दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, तो आप समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्तरी गोलार्ध में नदियां अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं जिससे लवणता की मात्रा घट जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की कमी
के कारण प्रचलित पवनों का वेग अधिक है, जिसके फलस्वरूप लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। दोनों की दोनों बातें सत्य हैं मित्रों। फिर से इसका भी जवाब सी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और सागरीय नितल के बीच की कड़ी है। महाद्वीपीय ढाल दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, चलेगा, शानदार चलेगा। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गुयाट कहा जाता है। दोनों बातें चलेंगी मित्रों, दोनों बातें चलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है महासागरीय जल की लवणता तापमान के समानुपाती है। तापमान बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी। चलेगा, शानदार चलेगा। ध्रुवों के निकट सागरीय जल में लवणता अधिक पाई जाती है। ध्रुवों के निकट सागरीय जल में लवणता कम पाई जाती है। ये गलत हो गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर ए हो गया आपका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्षण के कारण लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जहां भी वर्षण होगा लवणता में हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो उच्च वायुदाब वाली पेटियों में सागरीय लवणता की मात्रा अधिक होती है। उच्च वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली पेटियों में सागरीय जल की लवणता अधिक होती है। तो बिल्कुल सही लिखा है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आंसर बी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं कि किन लवणों की मात्रा सागर में अत्यल्प है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम। ये तो थोड़ा अधिक है, पर इसको अगर देखें कैल्शियम क्लोराइड तो ये तुलनात्मक रूप से सबसे कम है। तो 1 और 3 अगर कह दें, 2 को जवाब देना है, तो 1 और 3 ये दोनों के दोनों कम है। तो आंसर सी हो गया। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लवणता के संदर्भ में ही सही चुनना है। आरंभिक वर्षा के समय धरातलीय जल में लवणों के घुलने से सागरों की लवणता प्राप्त हुई। ठीक है, चलेगा। ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त मैग्मा में उपस्थित लवण तत्वों के घुलने से सागरों में लवणता प्राप्त हुई। दोनों बातें सही हैं। चूंकि दोनों बातें सही हैं इसलिए सी आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सागरीय तापमान को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले वायुमंडलीय कारक नहीं है। प्रचलित पवन तो है, तो ये वायुमंडलीय कारक नहीं है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए सी। बाकी तीनों कारक वायुमंडलीय हैं, तो जवाब हो गया सी। इस संदर्भ में आपके पास आज प्रश्न थे 23। 2 प्रश्नों को मैंने गलत कर दिया। 23 है, ठीक है ना। अब 23 प्रश्नों में से आप में से एक बार फटाफट मुझे बता दो कितने बच्चों का 20 से ऊपर जवाब सही था। जल्दी से मुझे अब सूचित करो। उस समय सूचित कर रहे थे, मैं देख नहीं पा रहा था। कितने बच्चों का? 23 में से 22 सही। वाओ, शानदार। 24 में से 24 सही। ओके, गुड। सच्चा बताना दोस्तों। अच्छा, कुछ नहीं लिखा है। 25। बहुत अच्छा, सुपर परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट बच्चों ने, मतलब कोई भी बच्चा 18 से कम का तो है ही नहीं। एक आध बच्चे हैं जो 16 है जिनका, एक बच्चे 17 है। ठीक है, सबके नाम भी मैं देखता चल रहा हूं। ऑलमोस्ट लोगों के 20 से ऊपर ही हैं। 22, 23 ऐसा परफॉर्म किया है आपने। 25 जो पीछे क्वेश्चंस थे उनको भी कुछ बच्चों ने किया, तो उसके भी सही जवाब हुए। शानदार परफॉर्मेंस। तो मित्रों, मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि ईश्वर इसी तरह से आपका पढ़ने की मनोदशाओं को बनाए रहे, तमाम अनुकूल स्थितियां बनी रहे, ताकि आप तत्क्षण रिजल्ट लाने की स्थिति में रहें। क्लास की समाप्ति करता हूं इसी के साथ मित्रों। कल हम लोग किसी एक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। क्लास की समाप्ति करता हूं।